प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम वर्षन पढ़ते हैं। समूहों के वर्गीकरण के विषय में समूह को किस आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व भी मैंने इस विषय पर एक वीडियो डाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप लोगों के टेलीफोन इस विषय में आए, मैसेज आए कि सर ये समूह का वर्गीकरण आप हमें दोबारा समझाएं। तो उसी क्रम में मैं आज समूह का वर्गीकरण आपको, हालांकि हम इस टॉपिक पे काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन फिर भी आपके आग्रह पे समूह का वर्गीकरण जो है वो दोबारा से समझाने की कोशिश मैं यहाँ करूँगा। तो समाज के जो अलग अलग आधारों पर मानव समूह जो बने हुए हैं, उसमें विभिन्न रूपों को स्पष्ट करने का प्रयास जो है वो किया गया है। समाजशास्त्रियों का मत इस विषय में एक नहीं है, यानी कि इसमें पर्याप्त मतांतर जो है वो पाए जाते हैं और सभी का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। परंतु मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो समूह के वर्गीकरण के जो आधार हैं वो 6 आधार हैं, और इन 6 आधारों में प्रथम आधार जो है वो सदस्यों की संख्या है, दूसरा आधार जो है वो स्थायित्व है, और तीसरा जो है हम की भावना है, और चौथा जो प्रकार्यात्मक, और पांचवा जो है वो आकांक्षा है, और छठा हम इसमें सामाजिक संबंध को लेकर के चलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थियों, ये जो 6 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, 6 अलग अलग आधार हैं, जिनके आधार पर हम समूहों का वर्गीकृत करते हैं कि कौन से समूह को किस श्रेणी में रखा जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या को आधार मानते हुए। सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह जो हैं वो मोटे रूप में दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। समूह के सदस्यों की संख्या के आधार पर सामाजिक संबंध जो हो निश्चित होते हैं। जैसे छोटे समूहों में जो अंतःक्रिया अधिक होगी, किंतु इसमें संबंध अधिक व्यवस्थित होंगे और घनिष्ठ होंगे। जारस, सेमेल, जॉनसन, हॉमन्स ने छोटे समूह को जो वो समाज का आधार माना है, और हॉमन्स ने जो 5 छोटे समूह का अध्ययन किया और बताया कि हर युग में छोटे समूह ने अपने अस्तित्व को विघटनकारी तत्वों से बचाए रखा है। ये जो छोटे समूह होते हैं, इनकी जो विशेषताएं में इनमें सदस्यों में सक्रियता दिखाई पड़ती है। अंतःक्रियाओं का प्रतिमान जो है वो थोड़ा सुदृढ़ होता है और ये भावना प्रधान होता है। जार्सी होमन्स ने इन समूहों को संपूर्ण समाज का आधार और समाज की निरंतरता का एकमात्र कारण माना है। सदस्यों की संख्या के आधार पर कुछ बड़े समूह होते हैं। मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे समूहों का भी इसी क्रम में जो उल्लेख किया है, जिन्हें मर्टन जो वो समूह नहीं मानते, क्योंकि इन्हें हम की भावना होते हुए अंतःक्रिया जो हो अनुपस्थित रहती है, अंतःक्रिया नहीं होती। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक समूहों को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग आपको बता दें कि क्षेत्रीय समूह, जिसमें व्यक्ति के हित व्यापक होते हैं और उस समूह के सभी व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें राष्ट्र, नगर, गांव आदि को शामिल हम कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में वे समूह हैं जो अपने हितों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन इनका संगठन अनिश्चित प्रकृति का होता है, जिसमें हम शरणार्थी समूह को रख सकते हैं, रेशिकल ग्रुप्स को यानी प्रजातीय समूह को हम रख सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में वे समूह हैं
जो अपने हितों के प्रति सचेष्ट होने के साथ साथ संगठित भी हैं, और इनमें सदस्य संख्या सीमित होती है और उत्तरदायित्व जो है वो असीमित होता है। जैसे हम इस श्रेणी में परिवार को भी रख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं स्थायित्व की, परमानेंसी की बात। ये भी एक समूह निर्माण का आधार है। इस आधार पर समूह को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्थायी समूह और दूसरा अस्थायी समूह। अस्थायी समूह वे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, प्रत्येक काल और परिस्थिति में जो पाए जाते हैं। देश काल की सीमाओं का बंधन उन पर नहीं होता है, जिसमें परिवार है, शिक्षण संस्था है, ये आदि रूपों में व्यवस्थित होते हैं। और दूसरी ओर अस्थायी समूह वे होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं और अव्यवस्थित होते हैं और थोड़े समय के बाद उनका विघटन हो जाता है, बिगड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसमें भीड़ है, श्रोता समूह है। भीड़ का मतलब किसी कारणवश लोगों का जो समूह जो इकट्ठा हुआ और वो जैसे ही कारण निपटा तो भीड़ अपने अपने रास्ते चली गई। श्रोता समूह में किसी नेता को, किसी अभिनेता को सुनने के लिए या किसी सत्संग को सुनने के लिए लोग एक समूह में एकत्रित होते हैं, तो उसको श्रोता समूह के रूप में हम रख सकते हैं। और जो बोटोमोर जब आप बात करें तो उस बोटोमोर ने कहा कि जब स्थायी और अस्थायी दोनों समूह के बीच में एक आभासीय अर्थ समूह, जिसको क्वासी ग्रुप का भी उल्लेख कह सकते हैं, और अर्थ समूह वे समूह होते हैं जिसमें संरचना और संगठन का जो पूर्णतः अभाव होता है, और समूह के सदस्यों में समूह के प्रति जो जागरूकता है उसमें भी कमी पाई जाती है। इसमें आयु, लिंग समूह और सामाजिक वर्ग आदि को लिया जा सकता है। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो हम की भावना को माना जाता है। हम की भावना के आधार पर जो अमेरिकन समाजशास्त्री समनर का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना है, और उन्हीं का ये वर्गीकरण है। इन्होंने समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक अंतः समूह और एक बाह्य समूह। अंतः समूह को इनग्रुप, इसका तात्पर्य उस समूह से है जिसमें सदस्यों के मध्य परस्पर हम की भावना होती है और ये एकता का संचार करती है, एकता में बांधती है, और अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ और दूसरे समूह को निम्न मानते हैं। इसके सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों से आबद्ध रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं। और आपने आगे बताया कि बाह्य समूह में अंतः समूह की विशेषताएं जो है वो पाई जाती है, लेकिन बाह्य समूह इतर समूह होते हैं, अर्थात अंतः समूह हम समूह और बाह्य समूह वे समूह या इतर समूह माने जा रहे हैं। अंतः समूह के अंतर्गत उन सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है जिन्हें हम समूह की संज्ञा दी जा सकती है, और अंतः समूह को बाहर जो लोग वे इतर समूह। अंतः समूह परिवार के बराबर छोटा भी हो सकता है और संसार जितना विशाल, यानी कि बहुत वृहद आकार का हो सकता है। परिवार, कॉलेज, देश आदि हमारे लिए हम की भावना के कारण अंतः समूह है, जिन्हें हम अपना नहीं समझते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में कटुता का भाव हो और घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, भय, ईर्ष्या आदि की भावना हो, वे जो है वो बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। आकबर्न और निमकॉफ के मतानुसार अंतः समूह के सदस्यों के लिए हमारे मन में सहानुभूति और सहकारिता की भावना जो पाई जाती है, तथा बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारे मन में भय, संदेह और घृणा और विरोधाभाव आदि होते हैं। ये हर एक समाज में अपरिचितों के प्रति भय, संदेह, घृणा और थोड़ा सा विरोधाभाव या उनको इग्नोर करना, ये प्रत्येक समाज की एक विशेषता है और सब में पाई जाती है। अब हम प्रकार्यात्मक आधार पर, फंक्शन के आधार पर बात करें तो इसके आधार पर आधुनिक युग में जो है व्यक्ति के कार्य और रुचियों को शामिल किया जाता है, जहाँ व्यक्ति प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। जो व्यक्ति की शैक्षणिक, बौद्धिक, कलात्मक और राजनीतिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं,
और वो इन अपनी आवश्यकताओं को लेकर के किन्हीं न किन्हीं समूहों से प्रकारात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अर्थात व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न प्रकार के प्रकारात्मक समूह जो निर्मित हो जाते हैं, और जहाँ सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, और गिलिन इन समूहों को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना है। वे प्रकारात्मक समूहों को ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार से मानते हैं, और प्रकारात्मक समूहों में सदस्यों की संख्या अधिक जो हो बढ़ जाती है, वहाँ मैत्री समूह जो हो निर्मित होते हैं, और जो किसी बड़े समूह के सदस्यों में बहुत घनिष्ठ संबंधों को बताते हैं। मॉरेन के अनुसार मैत्री समूह जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जातीय समूह में इतनी आस्था नहीं रखता कि जितनी अन्य प्रकारात्मक समूह में रखता है। इस प्रकार जो सामाजिक परिवर्तन के प्रकारात्मक समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसो हमने आपको आकांक्षा के आधार पर बताया था। आकांक्षा के आधार पर मर्टन ने आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह का जो निर्माण किया है, और उन्होंने एक ऐसा समूह बताया कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य तो नहीं है, परंतु उस समूह का सदस्य बनना चाहिए, यानी कि उसकी इच्छा है, आकांक्षा है। और स्टाउफर ने संदर्भ समूह का संप्रत्यय जो विकसित किए। उन्होंने अमेरिकी सिपाहियों के महत्वाकांक्षा के अध्ययन के आधार पर अपने इस संप्रत्यय का विकास किया। और शेरिफ ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुए लिखा कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिसमें व्यक्ति अपने समूह के रूप में संबंधित करता है, अपने आप को उस समूह के रूप में संबंधित करता है, अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखता है। और प्रतिदिन की बातचीत में संदर्भ समूह वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति अपना समीकरण करता है और समीकरण करने की आकांक्षा करता है। ऑटो क्लाइनबर्ग की मान्यता यदि हम यहाँ देखें तो यह संदर्भ समूह है वह समूह होता है जिसके आदर्श मूल्य, आचरण, प्रतिमान आदि को हम आदर्श मान लेते हैं, और इसलिए उस समूह से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध रखना चाहते हैं या संबंध बनाए रखने की आकांक्षा इनमें होती है। और छठा जो आधार हमने बताया था वो सामाजिक संबंधों को लेकर के सोशल रिलेशनशिप के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर भी हम सामाजिक समूहों का जो वर्गीकरण कर सकते हैं। और समूह के सदस्यों के मध्य अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं, जैसे घनिष्ठ है, अस्थायी है, स्वार्थ प्रेरित है, और अन्य इस सीमा के आधार पर समाजशास्त्रियों के कई आधार माने हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कूली ने सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह के संप्रत्यय को विकसित किया है। मैकाइवर और पेज ने सदस्यों की सामान्य व्यवहार, आर्थिक स्तर, हितों की पूर्ति, भूभाग, अन्य कुछ चीज़ों को आधार मानकर के समूह का वर्गीकरण किया है, जिसके मुख्यतः 3 आधार हैं। एक तो भूभागीय इकाई, टेरिटोरियल यूनिट्स की बात करें, इसमें समुदाय है, वन्य जाति है, राष्ट्र है, नगर, गांव, पड़ोस आदि को लिया जा सकता है। हित सचेतन इकाइयाँ हैं जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है। हित सचेतन इकाइयों में जिसका निश्चित संगठन जो वो नहीं होता, और इसमें सामाजिक वर्ग, जाति, प्रतिस्पर्धा वाले वर्ग, प्रजातीय समूह, शरणार्थी समूह, सामाजिक समूह आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। और हित सचेतन ऐसी इकाइयाँ जिनका संगठन जो वो निश्चित है, इसमें हम प्राथमिक समूह को, परिवार को, पड़ोस को, और खेल के साथियों को यानी कि क्रीड़ा साथियों को और क्लब आदि को शामिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज के आपके समूह का वर्गीकरण के आधार, जिसमें हमने 6 आधारों का
जिक्र किया है और आशा करता हूँ कि आपको ये 6 आधार अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। और फिर भी आपको इस विषय में कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपके जिज्ञासा हो, तो आप निश्चित रूप से अपने ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।